हाय गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। तो हमारे ये की रैपिड रिवीजन की यानी कि रैपिड क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमने चलाई हुई है। इसका सेकंड पार्ट है जो आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 51 से। ठीक है, तो हम 1 to 50 तक कर चुके हैं क्वेश्चंस कवर। इससे आगे का देखेंगे। ठीक है, ये रैपिड है, आपको इसका क्वेश्चन पढ़ना है एंड उसके बाद आंसर करके आपको अपना पूरा स्कोर देखना है, स्कोर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है आपका अंडर आर्टिकल 352 में, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं सम फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। अब हमारी बात आती है कि क्या कि जो फंडामेंटल राइट्स है क्या सारे ही हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा एक्सेप्शन है जो आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है, तो हमारे यहाँ पर 2 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका आया आर्टिकल 20 एंड 21। इसका आंसर क्या हो गया आपका? आर्टिकल 20 एंड 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें कवर हुई। इसके बाद हम आगे देखेंगे अंडर आर्टिकल 22 के सब क्लोज 4 में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, आपका मैक्सिमम पीरियड बताया गया। मतलब आपका क्या रहना है, एक्सेप्शंस के अंडर रहते हुए कुछ क्या बताए गए हैं, आपका कुछ आपके टाइम पीरियड बता रखा है कि इससे ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते हैं। तो वो कितना होगा उसके बाद को आप ध्यान रखेंगे, देखिएगा कि डिटेन कर सकते हैं 3 मंथ से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते। डिटेन करने का मैक्सिमम पीरियड है कितना है आपका? मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन 3 मंथ्स होता है। ठीक है, इससे आगे हम बात करेंगे 52 हो गया। अब हम बात करेंगे 53 के बारे में। ठीक है, तो 53 बात करता है आपका कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो है, फोर्स लेबर के अगर हम बारे में बात करते हैं तो वो आपका कहाँ पे दे रखा है, इसके बारे में बात करेंगे 53 में। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल ये कौन सा हो जाएगा आपका 53 में हम बात करेंगे तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 23। कौन सा? 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 53 के बाद 54 आता है आपका। 54 बात करता है कि जो हमारी क्या है आपका फ्रीडम है। ठीक है, क्या फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या बताया हुआ है कि इसमें वो किसके अधीन रहेगा। ठीक है, कि किसके अधीन रहते हुए वो राइट एक्सरसाइज किया जाएगा, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, 54 में। ओके, तो देखेंगे आपका इसका आंसर, फटाफट आंसर करते रहेंगे आप। 54 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ। क्या सब्जेक्ट किसके अधीन रहेगा वहां पर? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, 3 चीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका आंसर हो गया 1। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे आपका 55 ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कवर इंस्टीट्यूट ऑफ एलिफेंट्स बीइंग। जो यहाँ पर क्या हुआ था, ये एलिफेंट्स को क्या कर दिया गया था, कवर कर दिया गया था। तो एक तरीके से बीइंग इलेक्शन सिंबल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है क्या वो किसी आर्टिकल को इन्फ्लुएंस कर रहा था या नहीं कर रहा था, तो उसी को देखते हैं यहाँ पर। इसके आंसर की बात करेंगे हम। अगर बात करते हैं 55 मोस्ट इंपोर्टेंट आपका। ठीक है, ये कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता, डज नॉट वायलेट दी आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे आपका BR अम्बेडकर जी ने एक राइट को क्या बोला था, हार्ट एंड सोल बोला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बना हुआ भी है। ठीक है, तो हार्ट एंड सोल बोला था, तो किसको बोला था, तो हमारा आर्टिकल 32 यानी कि जिसको हम नाम देते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर? 3 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। नेक्स्ट बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी, जो इश्यू कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। किस चीज के लिए? फंडामेंटल राइट का एनफोर्स करने के लिए। तो उसके लिए कौन सा हो सकता है, तो हम कितनी रिट्स होती हैं आप सबको बहुत पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका। कितनी होती है? 5। ओके, कितनी रिट्स दी गई है यहाँ पर? 5 दी गई है। देखेंगे आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 57 के बाद 58। ठीक है, 5 रिट्स हो गई। एक बात करते हैं कि PIL से एसोसिएट किसको कहते हैं कि वो या किस उसको जाना जाता है। ठीक है, कि वो PIL के एक तरीके से जनक है या वो उससे एसोसिएट है। तो हमारे कौन है वो? जस्टिस भगवती। याद रखेंगे क्वेश्चन क्या है, जस्टिस भगवती। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। एक आता है आपका जो रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस होती है, इसका मीन्स क्या होता है, कि रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका जब आप किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लेते हैं या अरेस्ट कर लेते हैं, लीगली नहीं, वर्ड लिखा है इलीगल। ओके, इलीगल डिटेन किया जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा?
फर्स्ट हो जाएगा कि इलीगली डिटेन बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, क्या कर दिया जाता है यहाँ पर आपका, अगर हम बात करते हैं जब किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे आपका, ये अभी जो मैं क्वेश्चन बता रही थी उसी को आगे यही सेम क्वेश्चन है कि इलीगल डिटेंशन के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, तो अभी बताया कौन सी जारी की जाती है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ठीक है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का आंसर उसका हो जाएगा 3। उसके बाद बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बहुत बार बना है। ठीक है, ये वाली बात करते हैं कि जो हमारा रेस जुडिकेटा है, सीपीसी में हम 11 में पढ़ते हैं आपका रेस जुडिकेटा, तो यहाँ पर ये आती है कि ये किस रिट पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये किस रिट पर अप्लाई नहीं होता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका हैबियस कॉर्पस पर अप्लाई नहीं होता, जिसका मीन्स होता है टू प्रोड्यूस या टू हैव द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे बात आती है, तो ये हैबियस कॉर्पस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है और सब पे होता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम यहाँ पर कोर्ट जो है कमांड दे सकता है किस रिट के द्वारा। क्वेश्चन बना हुआ है कि कोर्ट किस रिट के द्वारा कमांड दे सकता है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। देखिएगा, बात करेंगे 62 का, क्वेश्चन नंबर आपका 62, इसका आंसर हो जाएगा मैंडामस। क्या हो जाएगा, मैंडामस। 62 का हो जाएगा मैंडामस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉलोइंग रिट्स मे बी इशू इन पब्लिक सर्वेंट अल्ट्रा वायरस अथॉरिटी। देखिएगा, अल्ट्रा वायरस अथॉरिटी के बारे में बात आती है यहाँ पर। तो अल्ट्रा वायरस अथॉरिटी के लिए आपका एक रिट होती है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर आप किसी ऑफिस पे किसी पद पे हो तो यानी कि आप किस अथॉरिटी से हो, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का, क्या आंसर हो जाएगा 4, क्वो वारंटो। ओके, क्वो वारंटो ही होता है कि एक तरीके से आप अगर आप इस पद पे हैं तो किस अथॉरिटी से हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 64 की। क्वेश्चन है आपका 64 में कि व्हेन अ रिट इज इशू टू एन इंफीरियर कोर्ट, जो एक रिट है वो इशू की जाती है इंफीरियर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में, यहाँ पे बात करेंगे ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सीडिंग। एक्सीडिंग का मतलब होता है बढ़ाना, ज्यादा करना। ठीक है, एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कौन सा, नेचुरल जस्टिस। तो उस रिट को हम क्या बोलते हैं, तो उस रिट को हम बात करते हैं यहाँ पर सरसराई। ठीक है, कौन सी रिट आ जाती है, फर्स्ट नंबर की। ठीक है, सरसराई इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट, आपका एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि इनमें से वो कौन सी रिट है जो आपकी जारी की जाती है अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। कौन सी, क्वासी और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी और जुडिशियल अथॉरिटी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 65, इसमें हम बात करेंगे। ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, 63 का भी आपका हो जाएगा 3। ठीक है, सर ये भी इसी केस में आ जाएगा। उसके बाद बात आती है आपका कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको देखेंगे आपका, क्या राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है, यस है। क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया नोट का ध्यान देंगे जरूर, अदरवाइज तो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। ठीक है, नोट। ओके, तो 66 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 66 में हो गया इसका सिर्फ डी आंसर, क्योंकि मैंने बता दिया राइट टू इक्वलिटी भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है, और कौन सा नहीं है आपका 4 नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ओनली डी का मतलब है यहाँ पर 4 से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, क्योंकि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड हमारा डीपीएसपी में आती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती है। अभी इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो जब हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड कौन से नंबर पे, 3rd पे। ठीक है, आयरलैंड। अब हम बात करें डीपीएसपी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो देखिएगा डीपीएसपी आयरलैंड से लिए बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे जो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनका एम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों लिए गए हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द एम ऑफ डीपीएसपी, कि एम क्या है इनका डीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका आंसर, टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। कैसा स्टेट, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर इसका हो गया। उसके बाद बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड। फिर लीगल एड के बारे में बात करेंगे, तो ये कहाँ पर आता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है 39 के ए में। ठीक है, साथ साथ आंसर जरूर करते रहेंगे, इससे आपका स्कोर पता चलता रहेगा। 39 ए बात क्लियर हो गई। 39 में क्या बताया गया, जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बता रखा है। उसके बाद आपका 69 के बाद 70 पे चलेंगे।
70 में अभी मैंने आपको बताया 39A में क्या दिया गया है, वही क्वेश्चन बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 39A में बता रखा है क्या, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसका आंसर क्या हो गया 70 का, तो 70 का हो गया थर्ड नंबर का। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। 70 का थर्ड हो गया राइट टू वर्क। राइट टू वर्क क्या है हमारा और कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ये हमारा आर्टिकल 41 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 41 में आता है, और ये आर्टिकल 41 में आता है तो क्या ये फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है, तो ये हमारा डीपीएसपी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बनता है आपका कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैसे भी अभी ये बहुत ज्यादा करंट में भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो वो आपका आर्टिकल है 44। कौन सा, 44। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन। क्वेश्चन में आप नोट को डायरेक्ट जरूर देखेंगे कि क्या है कि मेंशन नहीं है डीपीएसपी में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिएगा कौन सी नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो हो गया राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रमोशन एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन अप टू 14। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अप टू 14। ठीक है, 73 में लास्ट में बताया गया कहाँ तक का, अप टू 14, तो इसी में हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 73 का। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया भी है 14 क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 14 ईयर्स वाले एज के बच्चा आपका डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। एजुकेट मीन्स आता है, ठीक है, ये सब आता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये सब आता है, बट इसमें आपका क्या नहीं आता, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं आता है। ठीक है, क्लियर, ये बातें हो गई यहाँ तक। इसका आंसर हो जाएगा 73 का 4। 73 का 4 हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे 74 के बारे में। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कैसा है ये आपका असर्शन और रीजन, देखेंगे। पहले असर्शन पढ़ा देती हूँ इसकी कि डीपीएसपी आर रिलेवेंट टू डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। ये रीजन हो गया, ये असर्शन हो गया। रीजन देखेंगे हमारा कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन डिक्लेयर्ड सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स। दो स्टेटमेंट है आपके सामने लिखे हुए हैं, अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको इसमें दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ये भी देखना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका सही होता है, कौन सा नहीं होता है। तो देखो जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो सही था, और जो हमने आर यानी कि ये पढ़ा है ये आपका फॉल्स है, क्योंकि सुपीरियर नहीं होते हैं, डीपीएसपी सुपीरियर नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट से, इसीलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में लाई होती है। ये पार्ट हमने कल भी डिस्कस किए थे। तो फंडामेंटल राइट ड्यूटीज आपकी पार्ट 4A में होती है, जिसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4, और ये पार्ट कौन सा है 4A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ और कंपोजिट कल्चर। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है तो क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट में आता है, डीपीएसपी में आता है या फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, इसका आंसर आपको करना है। यहाँ पर 76 के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा कौन से में आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एक और क्वेश्चन है आपका। देखिएगा ये ड्यूटी है एवरी पेरेंट्स की या गार्जियंस की कि उन्हें अपने बच्चों को क्या देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है पढ़ाई की। ठीक है, एजुकेशन की, एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन एज टू केस में बी वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स की बात की जा रही है यहाँ पर। कहाँ 6 to 14 ईयर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो प्रोविजन ओरिजिनली नहीं था बट ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। कौन से उसमें जोड़ा गया था, तो ये आपका अमेंडमेंट है 86 अमेंडमेंट। इसका आंसर हो जाएगा 86 में 3। बातें के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या कोई फंडामेंटल राइट वो भी है आपका फंडामेंटल राइट है, तो वो आपका 21 के ए में आता है। ठीक है, तो ये कहता है इन रेफरेंस टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोविजन इज इंक्लूड इन द फंडामेंटल ड्यूटी, कि कौन सा प्रोविजन आपका इंक्लूड है फंडामेंटल ड्यूटी में। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका आपका जो ऐड हुआ है वो हो जाएगा 51A का के एक लास्ट है जो आपका 86 अमेंडमेंट से जुड़ा है। ठीक है, 21A बीच में सेम प्रोविजन है, और आपका आर्टिकल 51A का के भी इसी के बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या हेल्ड किया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी यूज एज अ टूल। किस चीज के लिए टूल है, टू कंट्रोल स्टेट एक्शन। क्या
स्टेट के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। तो ये बात आती है 79 में कि ये किस केस में कहा गया था, तो ये आपका एम्स स्टूडेंट्स यूनियंस वर्सेस एम्स के केस में कहा गया था। इसका ये है आपका 4 इज राइट, ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट। बात करेंगे नेक्स्ट आपकी, एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किस में वेस्ट होती है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड, किस में वेस्ट होती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसका, ये हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति में वेस्ट होती है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट में वेस्ट होती है कौन सी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। तो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हु इज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। तो आर्म फोर्स के भी सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो किन के द्वारा इलेक्ट होते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, तो देखिएगा सभी मेंबर्स यहाँ पर नहीं आते, सिर्फ वही मेंबर्स आते हैं जो आपका इलेक्ट होते हैं, इसको अंडरलाइन करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 82 में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट वाली बात आ जाएगी, ठीक है, देखिएगा कि क्या है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, क्या बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर से, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति ये नहीं, क्योंकि नॉमिनेट तो खुद राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ कौन से मेंबर होंगे, आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे आपका, हु डिसाइडेड डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बात आती है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन उठता है तो उसको कौन डिसाइड करेगा, तो उसको डिसाइड करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 में क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, ठीक है। ये तो यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम करेंगे, 4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद क्वेश्चन बनता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, उसको रिमूव किया जा सकता है किस ग्राउंड पर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा ग्राउंड है ये, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन करेगा तो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, अगर राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन देना चाहेगा तो वो किसको देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, किसको देगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति दे रहा है ना, तो किसको देगा, आपका वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, किस चीज को, रेजिग्नेशन अगर देगा तो किसको देगा, यहाँ पर वो आपका वाइस प्रेसिडेंट को देगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, देखिएगा जो प्रेसिडेंट होता है क्या कोई उसकी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब है, तो यस प्रिस्क्राइब है, कितनी प्रिस्क्राइब है, 35 साल, 35 ईयर्स, ठीक है। चलो ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन एक बात बताइए, मिनिमम तो प्रोवाइड है, क्या मैक्सिमम भी कोई एज लिमिट होती है कि इसके बाद कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो देखिएगा मैक्सिमम का प्रोविजन हमारे यहाँ पर नहीं है, बट मिनिमम का है 35 जो बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अब ओथ किसके सामने लेता है, रेजिग्नेशन पढ़ लिया आपने, अब हम देखेंगे यहाँ पर ओथ किसके सामने लेगा, एक सेकेंड, तो ओथ लिया जाएगा आपका किसके सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके सामने लिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लिया जाएगा। इसका आंसर 4 इज राइट। उसके बाद बात आती है, देखिएगा राष्ट्रपति के पास बहुत पावर पड़ते हैं, हम जुडिशियल हो चाहे लेजिस्लेटिव हो एग्जीक्यूटिव हो, राष्ट्रपति के पास वो सारी पावर है। तो इसमें यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डिनेंस इशू करती है, इसका कौन से आर्टिकल में ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या ये एग्जीक्यूटिव पावर है, क्या ये लेजिस्लेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या क्वासी जुडिशियल है, इसका आंसर आपको करना है जल्दी से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिएगा ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर है, कौन सी पावर है, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का ही मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस में क्या होता है, ऑर्डिनेंस में कानून बनता है, ओके, ऑर्डिनेंस में राष्ट्रपति क्या बनाता है, कानून बनाता है। अगर कानून बना रहा है तो कानून बनाने की पावर लेजिस्लेचर के पास है, और लेजिस्लेचर की पावर को ही हम लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे। 89 के बाद 90 क्वेश्चन आपका आता है, इसमें बात आती है कि कौन सा आर्टिकल में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, तो आर्टिकल 72 मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसमें पार्डन कर सकता है वो, सस्पेंड या रेमिट सब कुछ करने की पावर दी गई है आर्टिकल
72 में, ठीक है। तो 90 का आंसर हो जाएगा 2। द पावर टू ग्रांट पार्डन, जो भी यहाँ पर बात आती है या रिप्लाई करने की, रेस्पाइट करने की, रेमिशन करने की, अभी देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 72, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम या पेपर में आप करते हैं तो पहले आप जब अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो पहले पूरा पेपर पढ़ ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर किसी न किसी क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 72, ओके। तो 72 में यहाँ पे पार्डन पावर को जो अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या वो अपने आप करता है या फिर वो किसी की एडवाइस वगैरह लेता है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा किसकी उसमें करता है ये आपका ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका आंसर थर्ड इज राइट। क्या है आपका? ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 92 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंडेटरी, किसमें है कि एक तरीके से प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें बात बनी है कि कौन से अमेंडमेंट से बोला गया था कि प्रेसिडेंट जो बात की गई कि इसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि राष्ट्रपति को वो एडवाइस माननी पड़ेगी जो आपका दी जा रही है किसके द्वारा, बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जा रही है, तो वो आपका अमेंडमेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77 का। आर्टिकल 77 किस बारे में बात करता है? तो देखेंगे यहाँ पर 93 में बात की गई है कि जो 77 में ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे गवर्नमेंट के, वो किसके नाम पर एक्सप्रेस किए जाते हैं? टू बी टेकन इन द नेम ऑफ दी, तो किसके उस पे नाम पे किए जाते हैं 77 में? राष्ट्रपति के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 93 तक क्वेश्चन 94 में पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम 94 में कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपका, वो क्या होगा यहाँ पर? इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन जॉइंट सिटिंग। एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है आपका 94 में, ये आपका लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के द्वारा मिलकर के इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? क्या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के लिए कोई इस व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है, बनाया जाता है, या फिर कोई और होता है? तो देखिएगा जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो अपने आप में ही क्या बन जाता है? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ही होता है कि आप किसी एक पद पर रहते हुए किसी और पद के लिए भी एंटाइटल हो जाते हैं। वो जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो अपने आप में ही चेयरमैन हो जाएंगे, किसके? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएंगे राज्यसभा के। बातें क्लियर यहाँ तक? 95 के बाद हम 96 पर आते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिएगा कि कौन अपॉइंट करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। इसका आंसर करते चलेंगे साथ साथ में। 96 में हम बात करेंगे तो ये कौन करता है यहाँ पर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 96 में किसको आंसर किया गया है आपका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। एक क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट कि प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप में एक सेपरेट क्लास है, तो ये किस केस में कहा गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 97 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 97 में तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? पीवी शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा हो जाएगा आपका? पीवी शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि आंसर 4, ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद बात करेंगे हमारा कि फॉलोइंग प्रोविजन एम्पावर प्रेसिडेंट टू अपॉइंट, कि कौन से प्रोविजन में एम्पावर किया गया है राष्ट्रपति को कि वो प्राइम मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। 98 में हम बात करेंगे तो अपॉइंट कर सकते हैं किसमें? 75 में, ठीक है। आर्टिकल 75 में उनको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 75 हो गया। विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी? ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस क्लोज में आता है? देखो 75 पढ़ लिया हमने, 75 में पावर है यहाँ पर, और कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्लोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। तो जो हमारा आर्टिकल 75 के थर्ड क्लोज में आता है, कौन से में? ये आपका आता है थर्ड में, ओके क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, 99 हो चुकी है, 100 पे आते हैं। देखिएगा ये भी बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये 100 क्वेश्चन 100 वाला, कि ये इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कि जो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था कि इतने मेंबर्स ही लिमिट होंगे, कितने? 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। 15% की बात की गई थी, ठीक है।
15% की बात की गई थी तो ये किस अमेंडमेंट में आई थी आपको ये बताना है। तो इसका आ जाएगा आपका 91st अमेंडमेंट। इस पे क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 91st अमेंडमेंट। तो चलिए आज का आपका सेशन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसको जरूर करेंगे। अच्छे से करने के बाद आपका जितना भी स्कोर है उसको जरूर देखेंगे कि आपका क्या तैयारी चल रही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।